Hello everyone. Today we discuss the example on complex function, that is find the Taylor expansion of this function f of z equals to 4z minus 1 divided by z raised to the power 4 minus 1 plus 1 upon z minus 1 about center 0. So here we require the expansion, Taylor expansion. So first of all, check whether this function is analytic or not, and we know that if this division term is 0, then our function is not analytic. So here our f of z given function is 4z minus 1 divided by z raised to the power 4 minus 1 plus 1 upon z minus 1. Now take this division term equate to 0. Here it is a z raised to the power 4 minus 1. Whenever there is a minus sign in bracket, then we use the formula a square minus b square is equals to a minus b into a plus b. Always use this formula if it contains a minus sign and power is in the form of a square minus b square. So this term is z raised to the power 2 minus 1 into z raised to the power 2 plus 1 equal to 0. रिवर्स में चले जाओगे तो ultimately we get the same term. Now here z square minus 1, again use the same formula. So after using this formula we will get it is a z minus 1 z plus 1 z square plus 1 equals to 0. Here this is a factor. Now equate each factor equals to 0. So if we equate this factor equals to 0, then we get z equals to 1. If we equate this factor equals to 0, then we get z equals to minus 1. And from this factor, we get z square equals to minus 1. But it is a z square. We required z equals to. So minus 1 we can write I square. Taking square root on both sides, so z equals to plus minus I. जैसे ये वाला डिवीजन टर्म को इक्वेट किया, सिमिलरली दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ फंक्शन. सो इसका डिवीजन भी 0 हो गया तो आवर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. सो हियर सेकेंड टर्म में z माइनस 1 है और इसको इक्वेट टू 0 करोगे तो यहाँ से भी क्या आएगा z इक्वल्स टू 1. मतलब गिवन फंक्शन इसके लिए 4 पोल्स है, एक 1 माइनस 1 प्लस i माइनस i. तो देयरफॉर f of z has pole at z equals to plus 1 minus 1 plus i minus i. अगर ये पोल हमारे रीजन के अंदर आ गए और जिस रीजन की हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमने पर्टिकुलर रीजन कंसिडर किया है उस रीजन में फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. एंड टेलर सीरीज का स्टार्ट में हमने जो थ्योरम डिस्कस किए थे उसमें हमने बताया था कि टेलर्स एक्सपांशन जब आप करते हो तो फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक होना चाहिए इन ए गिवन रीजन. सो यहाँ पे पर्टिकुलरली रीजन गिवन नहीं है तो हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है और ये एक्सपांशन कहाँ पे करना है अबाउट द सेंटर 0. सो अबाउट द सेंटर 0 इसका मतलब है आपके पास में ऐसा रीजन है, ये सेंटर 0 तो यहाँ पे आएगा ओरिजिन. इसे 0 सेंटर को कंसीडर करके आपके मन से आपको रेडियस को फिक्स करना है. सो हियर यहाँ पे होगा 1 2, देन एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आएगा -1 -2. वैसे ही वाई एक्सिस के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे होगा i, देन नेक्स्ट इज 2i, देन हियर -i. अब देखो रेडियस आप एनी कंसिडर नहीं कर सकते, आपको क्या करना है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है. मतलब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रेडियस लो बट उस रीजन के अंदर ये सिंगुलैरिटी में से एक भी सिंगुलैरिटी उस रीजन के अंदर लाई नहीं होना चाहिए. सो हम चेक करते हैं सेंटर से सिंगुलैरिटीज का डिस्टेंस और जो भी मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा वो हम कंसिडर करेंगे, दैट इज नथिंग बट द रेडियस. अब यहाँ पे सिंगुलैरिटी है 1, नेक्स्ट है -1 i माइनस i और चारों भी इक्वी डिस्टेंस पे सेंटर से. ये 1 -1 i माइनस i ये सभी के सभी 1 यूनिट इतने डिस्टेंस पे. सो अगर हमने 1 यूनिट रेडियस कंसिडर किया तो ये चारों सिंगुलैरिटी इस सर्कल के बाउंड्री पे आएंगे. मतलब इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज मॉड ऑफ z माइनस सेंटर इज 0 इक्वल्स टू रेडियस इज 1. सो mod of z equals to 1
is equation of this circle and ये ऑल सिंगुलरिटीज कहाँ पे है? सर्कल के बाउंड्री के ऊपर है। मतलब इस सर्कल के अंदर का कोई भी पॉइंट उठाते हो तो आपका फंक्शन वेल डिफाइन है एंड दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन दिस सर्कल। So therefore we can say this mod of z equals to 1 is region of conversion। ये हो जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट लेट z any point lies inside C is our circle, ये वाला। अगर ये inside the region lie होता है तो this imply mod of z minus 0, z is a point and 0 is a center, so distance from center to point is less than 1, that is mod of z लेस देन 1। तो हमें चेक करना था कि कौन सा क्वांटिटी 1 से लेस है, तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। नाउ सो हियर आवर फंक्शन f of z इज इक्वल्स टू गिवन जो फंक्शन है एज इट इज लिख रहे हो 4z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 1। ये हो गया हमारा गिवन फंक्शन। नाउ हियर this division term if we factorize, इस डिवीजन टर्म के फैक्टर ऑलरेडी निकाल के रखे हमने, ये z माइनस 1 z प्लस 1 एंड z रेज टू पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 1। देखो ये जो टर्म है ना डिवीजन का z रेज टू पावर 4 माइनस 1, जब हमें इसके जीरो निकालना था कि व्हेन दिस टर्म इज जीरो डिवीजन, तो हमने इसको फैक्टराइज किया था, फिर और फर्दर फैक्टराइज किया, जितना पॉसिबल है फैक्टराइज करना वो पूरा फैक्टराइज कर दिया। सो वी गेट दिस आर द फैक्टर्स। कल के इसमें मैंने आपको यहाँ पे और फैक्टराइज करके बताया था, हमने 4 फैक्टर लिखे i और माइनस आई के फॉर्म में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इतना ही कर दो, क्योंकि वैसे भी हमारा z लेस देन 1 है तो z स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 1। सो हियर सेपरेट दिस टर्म, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सो ये यहाँ पे जो डिवीजन का टर्म है ना उसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करना है। सो हियर बाय partial fraction our term is 4z minus 1 divided by z minus 1 z plus 1 z square plus 1 is equals to a upon first factor plus b upon second factor plus cz plus d upon थर्ड फैक्टर। पार्शियल फ्रैक्शन के मैंने 3 मेथड बता दिए थे। उसमें क्या होता है, लीनियर अगर फैक्टर है, जैसे ये जो टर्म है इसका पावर 1 है एंड डिस्टिंग है, पहली बार यूज कर रहे तो a बाय जेड। दूसरा देखो पहले से दूसरा ये अलग है और पावर कितना है इसका 1, सो इट इज ए लीनियर फैक्टर टू टेक b अपॉन। थर्ड वाला क्वांटिटी क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को सेपरेट करते वक्त वी हैव टू राइट सी जेड प्लस डी। सो ये अगर हमारा फैक्टराइजेशन है तो हियर नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलो या फिर आप क्या करोगे, देयरफॉर नेक्स्ट टर्म में 4z माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू, अब a को क्या क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो a को a के डिवीजन में z माइनस 1 है, तो इसके राइट हैंड साइड के डिवीजन में जो टर्म इसके पास में नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दो। z माइनस 1 को छोड़ के a के पास में z प्लस 1 का ब्रैकेट नहीं है एज वेल एज z स्क्वायर प्लस 1, तो जो जो क्वांटिटी उसके पास में नहीं है उससे हम क्या कर देते हैं, इस टर्म को मल्टीप्लाई। देन प्लस b के पास में ऑलरेडी डिवीजन में z प्लस 1 है, तो जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई, सो इट इज ए z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस 1। देन प्लस थर्ड इज सी जेड प्लस डी,
और इस क्वांटिटी के पास में क्या नहीं है, सो इट इज ए z माइनस वन z प्लस वन। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हो या फिर डिवीजन टर्म सिमिलर करना। दोनों का राइट साइड लेफ्ट साइड का डिवीजन सेम हो गया तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो मैं कैसे करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर का टर्म लिख दो, फिर राइट साइड में ए के डिवीजन में जो है उसको छोड़ के जो भी बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो ए को, फिर बी के पास क्या नहीं है उससे मल्टीप्लाई एंड दिस टर्म, इस तरह से। अब आपको ए बी दोनों का वैल्यू निकालने का प्रोसेस तो पता है, ये लीनियर फैक्टर है तो लीनियर के लिए हमने प्रीवियस जो प्रोसेस अप्लाई की थी वही अप्लाई करो। जैसे z का वैल्यू क्या पुट करोगे, z इक्वल्स टू 1। जैसे ही z का वैल्यू 1 पुट अप कर दोगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ a। देखो z इक्वल्स टू 1 पुट अप करके देखो, राइट लेफ्ट में पुट अप करके क्या आता है, z का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी हियर z is 1 तो 4 minus 1 so it is a 3 equals to a, z equals to 1 so 2 2, this imply a equals to 3 by 4, then put z equals to minus 1, z equals to minus 1 अगर पुट अप कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा -4 -1 देन b इन ब्रैकेट, z का वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो ये a के मल्टीप्लिकेशन का ब्रैकेट 0, ये c z प्लस d के मल्टीप्लिकेशन का ये ब्रैकेट 0, तो बचेगा सिर्फ b वाला टर्म। सो z इज -1 so it is a -2 2, that means b equals to 5 by 4। अब c और d के लिए प्रोसेस चेंज होगा, प्रॉपरली देखना। c एंड d के लिए मैं क्या करती हूँ, c के मल्टीप्लिकेशन में z है तो ये z का वैल्यू 0 जैसे ही रख दोगे तो ये c वाला क्वांटिटी चला जाएगा और बचेगा सिर्फ और सिर्फ d। तो नेक्स्ट टर्म में मैं पुट करूंगी z इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, आप आपके मन से कुछ भी पुट करके इक्वेशन फॉर्म करके निकाल सकते हो, बट बेस्ट तरीका क्या है, z की वैल्यू 0 रखोगे तो c वाला क्वांटिटी हट जाएगा। सो पुट z इक्वल्स टू 0 तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे z का वैल्यू 0 पुट करो पहले ब्रैकेट में, सो z इज 0 z इज 0 तो यहाँ पे बचेगा 1, सो a प्लस b इन ब्रैकेट, z का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये होगा -1, देन हियर z इज 0 तो c वाला क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन में z है तो दिस टर्म इज 0, रिमेनिंग इज d in bracket -1, so therefore -1 equals to a का वैल्यू हमने निकाल के रखा है 3 by 4, b is our 5 by 4 and because of this minus sign -5 by 4 minus d। पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करके टेल में द वैल्यू ऑफ d, पूरा टर्म सिंप्लीफाई करके d का वैल्यू बताइए क्या आएगा, सब लोग ट्राई करके बताएंगे। d इक्वल्स टू कितना आता है, 2 by 4 मतलब ही -1 by 2, -1 by 2 राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो 1 by 2 -1, 1 by 2 -1 तो इट इज ए -1 by 2, मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस कैंसिल होके 1 by 2 आंसर आएगा। नाउ अब हमें निकालना है c के लिए प्रॉपरली देखना। अभी मैं क्या करती हूँ, c फाइंड आउट करने के लिए आप z का कुछ भी वैल्यू पुट अप करो अदर देन ये जो हमने पुट कर लिया है ना ऑलरेडी वो छोड़ के, z इक्वल्स टू 0 भी आपने पुट किया है, 1 भी पुट कर दिया है एंड -1 भी पुट किया है, तो ये 3 वैल्यू छोड़ के आप z का कुछ भी वैल्यू पुट अप करते हो तो भी आपको c का वैल्यू मिल जाता है, ये एक प्रोसेस है। अदरवाइज इक्वेटिंग कोएफिशिएंट की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। कोएफिशिएंट को इक्वेट करना मतलब क्या होता है, सी मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन करती हूँ। c की वैल्यू के लिए इक्वेटिंग कोएफिशिएंट प्रोसेस आप कुछ भी अप्लाई करो आंसर आपको सेम मिलेगा। देखो हमारा जो इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड है 4z -1
और राइट हैंड साइड है a इंटू जेड प्लस वन जेड स्क्वायर प्लस वन, देन प्लस b जेड माइनस वन जेड स्क्वायर प्लस वन प्लस सी जेड प्लस डी जेड माइनस वन जेड प्लस वन। यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब को इक्वेट करते हैं तो जहां जहां जेड क्यूब आएगा उसका कोएफिशिएंट क्या हो सकता है वो आपको निकालना है और उसको इक्वेट करना है। सो टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के टर्म में कौन सा है जेड क्यूब का कोएफिशिएंट? जीरो है, क्योंकि वहां पे जेड क्यूब है ही नहीं। सो इन ए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जेड क्यूब नहीं है, मतलब आप क्या लिख सकते हो? इट इज ए जीरो जेड क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना। समझ में आ रहा है क्या सबको? क्योंकि ये कंसेप्ट एक बार क्लियर होने के बाद में आप लोग यूज कर सकते हैं। हमारे इक्वेशन में यहाँ पे जेड क्यूब का टर्म नहीं था लेफ्ट हैंड साइड में, तो वी कैन टेक इट इज ए जीरो जेड क्यूब। सो इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब को इक्वेट करते हैं, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब, सो इट इज ए जीरो इज इक्वल्स टू राइट साइड में जेड क्यूब का कोएफिशिएंट देखो, ये जेड इंटू जेड मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा जेड क्यूब, और आउटसाइड का ए भी उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब इज ए। दूसरे ब्रैकेट में भी जेड क्यूब आएगा, पहले पहले क्वांटिटी का प्रोडक्ट, तो इट इज ए जेड क्यूब एंड दिस बी। सो सेकेंड टर्म में कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब इज बी। थर्ड क्वांटिटी में देखो, ये जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर एंड दिस सी जेड का टर्म अगर इसको मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट सी जेड क्यूब, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब इज सी। और बाद वाले बचे हुए जितने भी टर्म रहेंगे उनमें जेड का पावर लेस होगा। सो दिस आर द कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब। तो राइट और लेफ्ट साइड में जेड क्यूब के कोएफिशिएंट को इक्वेट किया। नाउ हियर ए का वैल्यू नोन है, ए हमने फाइंड आउट करके रखा है, इट इज ए 3/4। बी का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करके रखा है 5/4 प्लस सी। इफ यू सिंप्लीफाई दिस टर्म, सो इन दोनों का डिवीजन टर्म सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन, so it is a 8/4, that is 2. So therefore C equals to -2. Is it clear how to find value of C by equating coefficient? Now here, so therefore हमारा जो टर्म था 4z minus 1 divided by z raised to power 4 minus 1 equals to a upon first factor लिखा था हमने, तो it is a 3/4 upon z minus 1 plus b upon second factor, तो b is our 5/4 upon z plus 1 plus cz, c is our 2z plus d is our 1/2 divided by z square plus 1। अगर ये क्वांटिटी इसके इक्वल है तो नाउ हमारा जो f of z है, f of z is our this factor, so here 3/4 divided by z minus 1 plus 5/4 divided by z plus 1, then plus minus 2z plus 1/2 divided by z square plus 1, एंड लास्ट बचा हुआ टर्म जो इसमें एक्स्ट्रा था दैट इज 1 अपॉन z माइनस 1। ना ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ये दोनों सेम है तो इनके न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा, ये z माइनस 1 z माइनस 1, तो डिवीजन टर्म इज सेम तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, सो इट इज ए 7/4 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 प्लस 5/4 divided by z plus 1 plus minus 2z plus 1/2 divided by z square plus 1। Now here इसमें से हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे बिकॉज हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला क्या है 1 माइनस ए रेस्ट टू पावर माइनस 1 एंड दैट इज ए 1 प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन। और नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1 प्लस ए रेस्ट टू पावर माइनस 1 दैट इज 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर
minus a cube and so on, alternate plus minus. So here this 7 by 4 as it is, and from division if we take minus sign common, so it is a 1 minus z. Then this 5 by 4 as it is, and division we write 1 plus z. Then third term is minus 2z plus 1 by 2. ये 2 को प्रॉपरली लिखना, नहीं तो कभी कभी वो z में कन्वर्ट हो जाता है हमसे गलती से, 2 और z, एंड हियर 1 प्लस z स्क्वायर. अब डिवीजन के जो ब्रैकेट है उन सबको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है. सो हियर our first term is minus 7 by 4 और ब्रैकेट था 1 minus z raised to power minus 1. Then second term is 5 by 4, 1 plus z raised to power minus 1. And third term is 2 minus 2z plus 1 by 2 and इसके मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर है 1 plus z square raised to power minus 1. Now use the formula. So here minus 7 by 4 as it is, and for this term 1 minus z के लिए expansion कर रहे हैं, so it is a 1 plus z square plus z cube, ऐसे ही ये चलता रहेगा. Then next factor is 5 by 4 in bracket 1 plus z के लिए expansion, so it is a 1 minus z plus z square minus z cube plus z raised to power 4, ऐसे ही ये continue चलता रहेगा. Then third is minus 2z plus 1 by 2. Now expand this term, so it is a 1 minus z square. a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, z स्क्वायर, तो 1 माइनस z स्क्वायर प्लस उस टर्म का स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ऐसे ये अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ में 1 माइनस ए स्क्वायर फिर ए क्यूब ए, ऐसे चलेगा. सो हमारा ए का काम कर रहा है यहाँ पे z स्क्वायर. सो 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म इज माइनस ए क्यूब, सो यहाँ पे होगा माइनस z स्क्वायर का क्यूब, देन प्लस 4, एंड ऐसे ही ये कंटिन्यू होते जाए. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, ये जो आउटसाइड का माइनस 7 by 4 है उससे मैं ब्रैकेट को ओपन कर देती हूँ. सो देयरफॉर माइनस 7 by 4 minus 7 by 4 z minus 7 by 4 z square minus 7 by 4 z cube and so on. Then second को 5 by 4 से ओपन करना है ब्रैकेट को. So first term is 5 by 4 minus 5 by 4 z plus 5 by 4 z square minus 5 by 4 z cube, then plus 5 by 4 z raised to power 4 and so on. Now इन नेक्स्ट स्टेप ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट है, तो ये ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई बाय माइनस टू जेड से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2z इंटू 1, सो इट इज ए माइनस 2z, देन प्लस 2z क्यूब minus 2 z raised to power 5, because here z raised to power 4 and multiplied to this z, then total power is 5. then third term यहाँ पे 6 है और ये वाला टर्म, तो ये ऐसे ही कंटिन्यू होते रहेगा. तो हमें वैसे भी इतनी टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, मिनिमम हम 4 टर्म्स तक के 3 टर्म्स तक के निकाल सकते हैं. तो मैं यहाँ पे आगे की टर्म लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, सो नहीं लिखे तो भी चलेगा. सो एंड सो ऑन. सो जैसे माइनस 2z से मल्टीप्लाई किया वैसे ही अब सेकेंड टर्म है 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई टू दिस टर्म, पूरे टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई
So plus in bracket 1 into 1 by 2, then minus 1 by 2 into z square plus 1 by 2 into z raised to the power 4 minus 1 by 2 into z raised to the power 6 and so on. Okay. Now the next is, अब हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज जो सिमिलर है उनको कलेक्ट करते जाते हैं. सो हियर सबसे पहले तो कांस्टेंट वाली टर्म देखो, ये जो टर्म है ना, पहले ब्रैकेट में कांस्टेंट है -7/4, दूसरे ब्रैकेट में कांस्टेंट है 5/4, तीसरे ब्रैकेट में कांस्टेंट का टर्म ही नहीं है, थर्ड ब्रैकेट में 1/2. देन नेक्स्ट प्लस, अब z वाला टर्म, बस हमें एक 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 टर्म को कलेक्ट करते जाना है, तो हम इंक्रीजिंग पावर के हिसाब से करेंगे. तो ये पहला हो गया. फिर z का टर्म, पहले ब्रैकेट में z का कोएफिशिएंट है -7/4, दूसरे ब्रैकेट में z का कोएफिशिएंट है -5/4, ये थर्ड ब्रैकेट में z का कोएफिशिएंट है -2 एंड फोर्थ ब्रैकेट में नहीं है. सो क्लोज. नाउ कलेक्ट द टर्म ऑफ z स्क्वायर. z स्क्वायर की टर्म अगर कलेक्ट करते हैं तो हियर कंटेन z स्क्वायर -7/4, देन सेकेंड टर्म में है +5/4, देन नेक्स्ट टर्म इज, यहाँ पे z स्क्वायर का टर्म नहीं है, यहाँ पे है, थर्ड ब्रैकेट में z स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -1/. देन कलेक्ट द टर्म ऑफ z क्यूब. पहले ब्रैकेट में z क्यूब का कोएफिशिएंट है -7/4, दूसरे ब्रैकेट में -5/4, तीसरे ब्रैकेट में z क्यूब का कोएफिशिएंट है 2 और चौथे ब्रैकेट में z क्यूब नहीं है. सो कीप दिस. नाउ नेक्स्ट कलेक्ट द टर्म ऑफ z रेज़ टू पावर 4. पहले ब्रैकेट को अगर ऐसे ही कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे 7/4 आते जा रहे हैं, तो -7/4 आएगा पहले ब्रैकेट के हिसाब से. दूसरे में z रेज़ टू पावर 4 का कोएफिशिएंट है 5/4, थर्ड ब्रैकेट में z रेज़ टू पावर 4 नहीं है, फिफ्थ ब्रैकेट में 1/2 एंड सो ऑन. नाउ 1/1 ये क्या कांस्टेंट क्वांटिटीज को सॉल्व करना है. कितना आएगा इस फर्स्ट ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन, -7/4 + 5/4 कितना होता है, -2/4 इज नथिंग बट -1/2 और ये +1/2, सो इट इज ए 0. तो पहला टर्म क्या होगा 0. सो हियर f ऑफ z इज इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन 0, देन प्लस z. अब z इंटू जो ब्रैकेट है, here division term is same, so -7 -5 -12/4, -12/4 that means -3 -2 कितना हो जाएगा -5, so it is a -5 प्लस z स्क्वायर इन ब्रैकेट. अब z स्क्वायर का टर्म देखो, here -7/4 + 5/4, तो it is a -2/4. -2/4 is nothing but -1/2 and this -1/2 कितना हो जाएगा -1. यस, ओरली कर सकते हो ना कैलकुलेशन. सो इट इज ए -1 z³ इन ब्रैकेट. z³ का ब्रैकेट सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा -1, करेक्ट है. सो हियर z³ का कोएफिशिएंट -1, देन z रेज़ टू पावर 4 इन ब्रैकेट. z रेज़ टू पावर 4 का क्या आएगा, सो ऑब्वियसली वो क्या होगा 0 एंड सो ऑन. नाउ हियर
माइनस 5z माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब एंड यहाँ से आप माइनस साइन को कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस जेड को, सो इट इज ए 5 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर एफ ऑफ जेड इक्वल्स। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।